हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। आज हम अपना क्वेश्चन 9 नंबर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का क्षेत्र का क्या क्षेत्र है, किस प्रकार के संव्यवहारों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत भारत संसद द्वारा प्रस्तावित कानूनी ढांचा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। ये एक पहला कानून बनाया गया था, आईटी एक्ट, जो साइबर का क्राइम जो होते थे उसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापार होते, ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके लिए, या उससे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून का विधेयक तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में संसद सदस्यों के एक समूह द्वारा बजट के रूप में पारित किया गया था और 9 मई 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अंततः यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, जिससे सभी व्यक्तियों पर उनकी राष्ट्रीयता और भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस एक्ट के आने के बाद में बहुत सारे ऐसे अपराध जो हमें परेशान करते थे, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते थे, उन पर रोकथाम लगाई गई। क्योंकि जब डिजिटल एरा आया है तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई है ट्रांजैक्शन को के लिए, जो उसमें फ्रॉड होता है उसके लिए। आईटी एक्ट के थ्रू इसके लिए नए नए कानून बनाए गए हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन अगर रॉन्ग होती है तो उसके लिए किस तरीके से उसे रोका जाए, कैसे अपराधियों को पकड़ा जाए। ये सब कुछ प्रावधान इस एक्ट में दिए गए थे। इसके साथ में एक कानून और बनाया गया था, वो है साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर लॉ। ठीक है, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन है, किस तरीके से आपका फ़ोन हैक किया जाता है, कंप्यूटर हैक किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को अगर होती हैं तो वो तो हो ही रही है, अगर होती है तो उस तरीके से उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। अगर कोई अपराधी उस अपराध को करता है तो उसे कैसे पकड़ा जाए, उसको पकड़ने के बाद उसके क्राइम के लिए उसे क्या क्या सब पनिशमेंट मिली जाएंगी, क्या जुर्माना लगाया जाएगा, ये सभी कुछ इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का क्षेत्र, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जो ज्यूरिसडिक्शन होता है कि इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कौन कौन से अपराध आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कानूनी मान्यता यह है कि अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी वैधता प्रदान करता है, जिससे कि न्यायालय के में साक्ष्य के रूप में स्वीकार हो जाते हैं, जो पहले संभव नहीं था। पहले आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होते थे वो मान्य नहीं होते थे, बट अब आईटी एक्ट आ गया है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे एविडेंस होते हैं वो कोर्ट में मान्य होने लगे, उन्हें एविडेंस के रूप में देखा जाता है, उनको प्राइमरी एविडेंस भी माना जाता है। जैसे हमारी वीडियो हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है, स्क्रीनशॉट हो गए हैं, मैसेजेस हो गए हैं, मेल्स हो गए हैं, इनको मान्यता दी जाती है। डिजिटल हस्ताक्षर, पहले हमारे पास में सिर्फ हम फिजिकली हस्ताक्षर करते थे, साइन करते थे पेन के द्वारा, बट हमारे डिजिटल हस्ताक्षर हो गए हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को लॉगिन करते हैं, वहाँ उसमें परमिशन मांगी जाती है, वो हमारे जब हम उस पर परमिशन दे देते हैं तो हमारे वो डिजिटल हस्ताक्षर बन जाते हैं। यह पारंपरिक भौतिक हस्ताक्षरों के साथ साथ डिजिटल हस्ताक्षरों की कानूनी समतुल्यता स्थापित करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। ई गवर्नेंस, अब आपने देखा होगा कि 99% लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बिजी इतना शेड्यूल है कि लोग बाहर जाने से बचते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसीलिए ई गवर्नेंस भी इसमें शामिल किया गया है। यह अधिनियम सरकारी एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज और सूचना स्वीकार करने की अनुमति देकर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, जिससे कि सरकारी सेवाएं सुगम हो जाती हैं। ई कॉमर्स वाणिज्य के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिससे कि सुरक्षित डिजिटल लेन देन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का उपयोग संभव हो सके। अब ये फ़ोन पे हो गया है,
पेटीएम हो गया है, गूगल पे है, ये सब कुछ हमारे जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन होते हैं, इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो उसमें अगर फ्रॉड हो रहा है, तो उसे किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, हमारी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो कैसे गोपनीय रखी जाए, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन है। सूचना अधिनियम किस प्रकार के लेन-देन पर लागू नहीं होता है। तो अब ये देखते हैं कौन-कौन से क्षेत्र हैं या कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ये एक्ट लागू नहीं होता, जो सार्वजनिक प्राधिकरण के दायरे को से बाहर है। जैसे निजी संस्थाएँ, वे जानकारी जो किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, वाणिज्यिक गोपनीयता, बौद्धिक संपदा या फिर जाँच या कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की भी सूचनाएँ में छूट के दायरे में आती हैं, जैसे कि विदेशी सरकारों से भरोसे में ली गई जानकारी और वे सूचनाएँ जिनसे कि किसी विदेशी सरकार के भरोसे में में ली गई जानकारी या वे सूचनाएँ जो संसद की मानहानि करती हैं। सूचना अधिनियम की सीमाएँ, इसमें उसमें कुछ लिमिटेशन दी गई हैं, जो जिसके अंतर्गत ये जो एक्ट है वो सीमित रखा गया है। जैसे निजी संस्थाएँ और निजी संस्थाएँ निजी सॉरी सूचना का अधिकार केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, ना कि निजी संस्थाओं पर। व्यक्तिगत गोपनीयता, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जिसका कि जनहित या सार्वजनिक गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है, वह सूचना अधिनियम के दायरे में बाहर होता है। वाणिज्यिक गोपनीयता, ऐसी जानकारी जो किसी भी तीसरे पक्ष को प्रतियोगिता या बौद्धिक संपदा को प्रभावित कर सकती है, उसे लेन-देन से रोका जा सकता है। और इसके बाद है कानूनी कार्रवाई में बाधा। जांच प्रक्रिया, गिरफ्तारी या बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बाधा डालने वाली जानकारी नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है विदेशी से प्राप्त होने वाली जानकारी। विदेशी सरकारों से विश्वास में ली गई कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। कैबिनेट दस्तावेज, मंत्रिपरिषद या सचिवों के बीच विचार विमर्श के लिए रिकॉर्ड और सहित कैबिनेट दस्तावेज भी छूट के दायरे में आते हैं। सूचना और जीवन को खतरा, वह जानकारी जिसे जाहिर करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन, शरीर, शारीरिक सुरक्षा पर आँच आती है या सूचना के स्रोत का खुलासा होता है, वह भी नहीं दी जा सकती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें एक बार आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका हम देखते हैं निष्कर्ष। यह अधिनियम ऑनलाइन मध्यस्थों के पास संग्रहित डेटा और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा की दिशा में एक कदम है। ये नागरिकों के लिए लाभकारी विभिन्न प्रावधान प्रदान करता है और उनके डेटा को दुरुपयोग होने या हानि से बचाता है। हालांकि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन लेन-देन की प्रगति के साथ-साथ इंटरनेट की गति और सुरक्षा, बाधित लेन-देन, पासवर्ड और कुकीज़ आदि की सुरक्षा जैसी समस्या के लिए निपटना आवश्यक है। साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनका पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ये एक तंत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।